हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे उसी चैप्टर की। हमने 100 क्वेश्चन कर लिए थे। ब्रिटिश सत्ता का जो विस्तार है उसके लिए हमने कर्नाटक, बंगाल और मैसूर को ही पढ़ा था। तो 101 से स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस जो वीडियो है उसमें 100 तक क्वेश्चन हो चुके हैं इस चैप्टर से। चैप्टर का नेम है ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो 1600 में आई और उन्होंने अलग अलग जगह अपनी फैक्ट्री लगाई, हुगली में लगाई, मद्रास में लगाई, सूरत में लगाई। उन्होंने एक्सपेंड किया अपने जो उनका एम्पायर था उस चीज़ को, मतलब अपनी सत्ता का विस्तार करना चाहते थे। यहाँ पर 101 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन को प्रदान की। मतलब थे तो मुगल बादशाह और बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सिराजुद्दीन को प्रदान की। अब मतलब बिहार का सूबेदार बना दिया उसको। ये मुगल बादशाह कौन थे? ये थे मोहम्मद शाह रंगीला। अब सबको पता होना चाहिए, जब 1857 की रेवोल्यूशन थी, जो क्रांति चली थी, उस टाइम पे मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, और उनको रंगून भेज दिया था, जेल में भेज दिया था। उनको पेंशन भत्ते के नाम पर रखा गया था और ये भी कहा गया था कि ये लास्ट क्या होंगे, मुगल बादशाह होंगे। यहाँ पर 1733 की बात हो रही है। 1858 में जब अधिनियम आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके तहत क्या हुआ था, जो गवर्नर जनरल है उसकी पोस्ट को वायसराय बना दिया था। यहाँ बात हो रही है 1733 की। तो बिहार की सूबेदारी उस टाइम पे 1733 में भी जो ब्रिटिश सत्ता है वो अपना एक्सपेंड करना चाहती थी, विस्तार करना चाहती थी, लेकिन एकदम से नहीं हो पा रहा था। तो अब देखो, मोहम्मद शाह रंगीला ने बिहार की सूबेदारी दी सुजाउद्दीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जब पढ़ोगे, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की? यदि जिसे छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ यदि छेड़ा ना जाए तो शहद दे देंगी, लेकिन अगर छेड़छाड़ की तो काट काट कर प्राण ले सकती थी। ये बंगाल के नवाब थे। यूरोपीय लोगों की, जो यूरोपियन लोग थे, उनकी तुलना मधुमक्खी से की। ठीक है, ये कौन थे? ये बंगाल का कौन सा नवाब था? ये थे अली वर्दी खां। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता और फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते हुए बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है? मेरी संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं से कोई भय नहीं है। तो अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता और फ्रांसीसियों द्वारा, अंग्रेजों ने क्या किया? कलकत्ता की तरफ से किलेबंदी कर ली, फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की किलेबंदी कर ली। लेकिन इसके बाद जो नवाब थे अलीवर्दी खां, उन्होंने कहा कि तुम तो ट्रेडर्स हो, तुम्हें किले की घेराबंदी कराने का क्या तुक है? मतलब क्यों कर रहे हो? जब तक मैं हूं तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। ये कहा था अलीवर्दी खां ने। नेक्स्ट है, बंगाल का वह नवाब कौन सा था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकालकर बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? ये थे तो बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां, और ये भी जानते थे कि अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकाल दूंगा, लेकिन अभी स्थिति ऐसी नहीं थी, इसीलिए इन्होंने, मतलब ये अंग्रेजों के साथ, ये डरते नहीं थे अंग्रेजों से और उनको बाहर भी फेंकना चाहते थे, लेकिन उपस्थित जो परिस्थितियां थी वो वहां पे उस टाइम पे सही नहीं थी। नेक्स्ट है, बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को ये सलाह दी, तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसीज एंड डच एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना, मतलब एक साथ मत इनको छेड़ना। इन तीनों में अंग्रेज सबसे ज्यादा सशक्त हैं, पहले उनका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। ये कहा था अलीवर्दी खां ने। अलीवर्दी कुली खां कह लो या अलीवर्दी खां। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? ये थे सिराजुद्दौला। प्लासी की लड़ाई 1757 आपको पता होगी, फिर बक्सर का युद्ध हुआ 1765। 107 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच जो कन्फ्लिक्ट थे, जो डिस्प्यूट थे, उनका कारण क्या था? सबसे पहला कि अंग्रेजों ने किलाबंदी कर ली। ठीक है, फ्रांसिस ने चंद्रनगर की किलाबंदी की और अंग्रेजों ने कलकत्ता की। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा फ्री पास का दुरुपयोग किया जाता था। ट्रेडर बन गए थे, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। भगोड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों के द्वारा शरण दे दी गई थी। ठीक है, अंग्रेज लोग तो वैसे भी जो शासक होते थे उनके दुश्मनों को अपना दोस्त बना लेते थे, ताकि सब कुछ पता चल जाए शासन के बारे में, राजा के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिलान करना है आपको, और ये मिलान जो आपको सही दे रखा है। कलकत्ता के द्वारा कलकत्ता पर जो सिराजुद्दौला का अधिकार हुआ, ये हुआ 1756।
डेट याद करने की जरूरत नहीं है, इतना भी वो नहीं है। 15 से 20 जून 1756। काल कोठरी की त्रासदी, ये ट्रेजेडी हुई 1756 में 20 जून को। अलीनगर की संधि हुई 9 फरवरी 1757 को और प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच, और इनको हरा दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। नेक्स्ट है, बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड से क्लाइव को साबत जंग युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि और कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान कीजिए। मीर जाफर को दे दिया था इन्होंने, सिराजुद्दौला का जो हरा दिया था अंग्रेजों के द्वारा, तो इन्होंने शासन दे दिया मीर जाफर को। अब क्या हुआ कि जो मीर कासिम थे, मीर जाफर के जो दामाद थे मीर कासिम, अंग्रेज लोग मीर जाफर जो है वो अंग्रेजों से संतुष्ट नहीं हुआ, इसीलिए उसको भी हटाकर मीर कासिम को बैठा दिया, और फिर मीर कासिम जो है वो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ता है। ध्यान रखिएगा, मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड से क्लाइव को युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि और कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव को दिलवाई किसने? मीर जाफर ने। किससे? शाह आलम सेकंड से। ये बात हो रही है जागीर आपकी 24 परगना की। नेक्स्ट है, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया। ऐसा क्यों? कि वो जो है मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण और कलकत्ता से दूर रहना चाहते थे, ताकि अंग्रेजों का कोई भी हस्तक्षेप ना रहे। मीर कासिम भी नहीं मानते थे अंग्रेजों की एक भी बात, ये भी दुखी हो चुके थे। तो बंगाल के नवाब, और मीर कासिम थे कौन? मीर जाफर के दामाद। तो बंगाल के नवाब जब बन गए थे मीर कासिम, तो इन्होंने मुंगेर को राजधानी बनाया मुर्शिदाबाद की बजाय, क्योंकि ये क्या करते थे, अंग्रेजों से दूर रहना चाहते थे और चाहते थे कि उनके शासनकाल में अंग्रेजों का हस्तक्षेप ना हो। नेक्स्ट है यहाँ पे, बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को ये लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं और मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं और उनको फिजिकल टॉर्चर करते हैं। ये ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा था मीर कासिम ने। ठीक है जी। नेक्स्ट है, बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक कर और चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया? बंगाल के नवाब थे मीर कासिम थे, और ये भी अंग्रेजों से बहुत द्वेष भाव रखते थे, और 2 वर्षों के लिए इन्होंने क्या कर दिया था, जितने भी ट्रेडर्स थे उनको कोई भी ट्रेड टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और ये एक असाधारण कदम था। तो बात कर रहे हैं मीर कासिम की। क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड के बीच इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई 12 अगस्त 1765 को, और ये संधि जो है इनके बारे में विचार कीजिए। जो आपका रॉबर्ट क्लाइव है और बादशाह आलम सेकंड, इनके बीच में हुई 1765 में इलाहाबाद की संधि। पहला कारण जो है, शाह आलम सेकंड को कड़ा व इलाहाबाद के जिले दिए गए। कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये दे दिए थे शाह आलम द्वितीय ने। ठीक है, जब क्लाइव के साथ संधि की इलाहाबाद की 1765 में, तो ये तीनों राज्य की क्या दे दी थी? दीवानी दे दी थी परमानेंट तरीके से। हैदराबाद के उत्तर के जिले उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दे दी गई। तो ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765, ये किसके बीच में हुई? अगर पहली संधि की बात करें तो किसके बीच में हुई? शाह आलम द्वितीय और आपके रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। और अगर द्वितीय की बात करें यहाँ पे, तो ये हुई शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में। कर्नल क्लाइव का गदा या सियार की संज्ञा किसे दी गई है? कौन रहा क्लाइव का गदा या सियार? ये रहे मीर जाफर। ठीक है भाई, आगे। कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल, मतलब फैंटम के रूप में बोला है? कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है मुबारक दौला को। कर्नल माल्सन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य होगा, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब भी हाथ डाला जाए इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त है। मतलब वह सोने की ऐसी थैली है, ये प्रयुक्त हुआ है, वह बोला गया है मीर जाफर के लिए, ये कर्नल माल्सन ने कहा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, 118 नंबर क्वेश्चन है, किसने फ्रांसिस जो विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? ये किया था हैदर अली ने। किसकी मदद से? फ्रांसिस की मदद से। किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अकाट से निकालकर बाहर कर देगा और फिर भारत से निकाल देगा? ये घोषणा की थी हैदर अली ने। अब यहाँ पर टीपू सुल्तान की बात होगी, जो आपके आंगल मैसूर जो युद्ध आएंगे उनके बारे में। पहला आंगल मैसूर युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, मद्रास की संधि हुई इस युद्ध से, और ये युद्ध हुआ था 1767 से 69।
द्वितीय आंग्ल मैसूर जो आपका सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर है, ये 1780 से 84 में मंगलोर की संधि हुई। जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर था, ये 90 से 92 में और श्रीरंगापट्टनम की संधि, तीनों इंपॉर्टेंट है। पहला फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767 से 69 मद्रास की संधि, सेकंड जब हुआ 1780 से 84 मंगलोर की संधि, और थर्ड में 90 से 92 में श्रीरंगापट्टनम की संधि हुई। नेक्स्ट है यहाँ पे भी आपको मिलान करना है, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया इन युद्धों में। तो पहला एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, जनरल स्मिथ ने यहाँ पे लीडरशिप की। द्वितीय एंग्लो मैसूर वॉर में जनरल आयरकूट आए। तृतीय एंग्लो मैसूर वॉर में जनरल मेडोज आए, और चतुर्थ एंग्लो मैसूर जो वॉर था, इसमें आए जनरल स्टुअर्ट। तो पहले में जनरल स्मिथ, द्वितीय में जनरल आयरकूट, तृतीय में आपका जनरल मेडोज, और फोर्थ में आपका जनरल स्टुअर्ट। हैदर अली की मृत्यु 1782 किस युद्ध के दौरान हुई, अभी तो हम पढ़ के आए हैं। तो ये हुआ था जो आपका सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर है। देखो यहाँ पे 80 से 84, यहाँ पे 67 से 69, और ये 90 से 92। तो ध्यान रखिए मंगलोर की संधि हुई थी, और इसी युद्ध में क्या हुआ था, हैदर अली की मृत्यु 1782 में हो गई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य मंगलोर की संधि हुई 1784 में, और इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से जो साइन किए थे वो वहाँ मद्रास के गवर्नर थे, उनका नाम पूछा है। पहले तो ये बात ध्यान रखिएगा, इस युद्ध में हैदर अली की 1782 में मौत हो गई। उसके बाद बैठे टीपू सुल्तान, हैदर अली के बेटे, और अंग्रेजों के बीच एक संधि हुई, एक ट्रीटी हुई, जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ मंगलोर। मंगलोर की संधि जो कि 1784 में हुई। इसमें अंग्रेजों की तरफ से किसने हस्ताक्षर किए, ये किए थे लॉर्ड मैकीरेने ने। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड मैकीरेने। द्वितीय आंग्ल मैसूर वॉर के समय गवर्नर जनरल कौन थे, जब सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ तो उस समय गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच 1792 में श्रीरंगापट्टनम की संधि हुई, और इसके तहत क्या क्या हुआ। तो एक तो हमें पता है टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच में 1792 की बात आ रही है, अब 90-92 थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, श्रीरंगापट्टनम की ट्रीटी हुई थी। पहला, इसमें टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। सेकंड है, टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। फिर ब्रिटिश रेजिमेंट को श्रीरंगापट्टनम में स्थापित करना पड़ा, नहीं ये नहीं था, और अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास भी रखना उन्होंने स्वीकार किया। तो पहला, आधा राज्य अंग्रेजों को दिया, 3 करोड़ रुपया युद्ध में हुई हानि के कारण दिया, और अपने दोनों बेटों को गुलाम या बंधक बनाकर अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार कर लिया, 1, 2 और 4। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क किया था। तो अंग्रेजों को हराने के लिए या बाहर निकालने के लिए फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस और तुर्की, सबके साथ। टीपू सुल्तान के संबंध में ये विचार कीजिए, एक पंचांग चलाया, नया कैलेंडर, सिक्का ढलाई की नई प्रणाली शुरुआत की, माप तोल के लिए पैमाने को अपनाया, या फिर आपका 1789 जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन थी, इसकी सफलता से प्रभावित होकर श्रीरंगापट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, और स्वतंत्रता का वृक्ष ट्री और लिबर्टी लगाया, और अपने को नागरिक टीपू विहित करना लगा। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर 10th क्लास की एनसीईआरटी आपने पढ़ी है तो उसमें हिस्ट्री में आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन बहुत अच्छे चैप्टर हैं। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन वहाँ पे स्टार्ट थी, फ्रांस में क्रांति, वहाँ पर भी क्या थी, वही एक तरह से ऑटोक्रेसी थी, राजतंत्र था वहाँ पे, और इन्होंने श्रीरंगापट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी, और ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया, और अपने को सिटीजन बताया। तो 1, 2, 3 और 4 ये सारी बातें ठीक हैं। एक तो नया कैलेंडर इन्होंने चलाया, पंचांग, सिक्का ढलाई की प्रणाली, और माप तोल के नए पैमाने को अपनाया, तो ये बिल्कुल सारे यहाँ पे करेक्ट हैं, 1, 2, 3, 4। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान टीपू के विरुद्ध जो चतुर्थ पक्षीय संयुक्त मोर्चा में कौन कौन शामिल थे। टीपू के विरुद्ध मतलब टीपू सुल्तान के अगेंस्ट कौन खड़े थे, एक तो ट्रैवनकोर थे, निजाम थे, मराठा थे, और अंग्रेज भी थे। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ 1799 में, इसके संबंध में क्या क्या चीजें सही हैं। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मौत हो गई। इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई, और मैसूर के ज्यादातर प्रदेशों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। वोडियार वंश के एक बालक कृष्णराज सेकंड को राजगद्दी पर बैठाकर मैसूर राज्य पर सायक संधि लाद दी गई। बच्चे को बैठा दिया, बालक कृष्णराज सेकंड को, और मैसूर पर क्या सब्सिडरी अलायंस दे दिया, सहायक संधि लाद दी गई।
तो ये सारे यहाँ पे करेक्ट हैं। किसने कहा था मैं अंग्रेजों के संस्थानों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? ये बात थी आपकी टीपू सुल्तान ने। किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं अच्छा है शेर की तरह एक दिन जी लेना? ये कहा था टीपू सुल्तान ने। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको बताना है क्या सही है। यही पूछा है कौन से कथन सही है। सिखों के प्रथम गुरु नानक जो कि 1469 से 1538 में मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे। ऑब्वियसली बाबर के कंटेम्प्रेरी रहे थे ये। इनका जन्म हुआ था तलवंडी ननकाना पाकिस्तान में। ध्यान रखिएगा, आपको जो ध्यान रखना है, देखो ननकाना पाकिस्तान तलवंडी सबको याद है। पहले गुरु थे गुरु नानक देव, ये भी पता है। 1469 का भी पता होगा, 1538 का नहीं पता तो ध्यान रखना है। बाबर के समकालीन थे, बाबर उस टाइम पे राजा था। सिखों के दूसरे गुरु अंगद या अंगद देव का मूल नाम था लहणा। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु, जब अकबर का शासन आया, बाबर, हुमायूं, फिर बाद में अकबर बैठे, तो इनको रामदास को, ठीक है। अकबर जो है वो मोस्टली क्या था, जब जोधा अकबर से जोधा अकबर कह रही हूँ, जो जोधाबाई थी उनसे शादी होने के कारण उनकी शुरू से ऐसा नहीं था कि वो कट्टर मुस्लिम थे, नहीं, वो सभी धर्मों को मानते थे और उन्होंने बौद्ध धर्म से भी बहुत प्रभावित हुए थे। वो उन्होंने हिंदू धर्म में भी कभी ये नहीं हुआ कि भाई उसके प्रति द्वेष रखा हो। और जो चौथे गुरु थे सिखों के रामदास, उनको 500 बीघा जमीन दिया था दान में, और जिस पर क्या हुआ, अमृतसर नामक तालाब बनवाया। तो ध्यान रखिएगा, अमृतसर नामक तालाब बनवाया गुरु रामदास को दी गई 500 बीघा जमीन में, जो कि अकबर ने दी थी। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमिंदर साहिब, जो स्वर्ण मंदिर है, जो आपका गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, वो अर्जुन देव ने इनकी नींव रखी थी। गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकार का प्रचलन किया, ठीक है। गुरु की गद्दी पर मतलब जो वंश उनका आगे बढ़ाएगा, जो गद्दी पर बैठेगा, ये प्रचलन किया। शहजादा खुसरो की मदद करके गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई। सारे ऑप्शन ठीक है। पहला, सिखों के गुरु नानक देव, तलवंडी ननकाना पाकिस्तान में जन्म, बाबर के समकालीन रहे। दूसरा, गुरु अंगद देव का नाम लहणा था। तीसरा, अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दी और जहां पर अमृतसर नामक तालाब बनवाया। और चौथा है यहाँ पे, गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमिंदर साहिब, जो कि स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, उनकी नींव रखी और गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकार का प्रचलन किया और शहजादा खुसरो की मदद करके गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई। तो ये बिल्कुल सारे यहाँ पे करेक्ट हैं, ऑल ऑफ दीज। किस सिख गुरु ने प्रथम सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया और साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया? ये गुरु थे अर्जुन देव। इन्होंने धार्मिक कर वसूलना आरंभ कर दिया और साधु का वेश त्याग कर राजसी वस्त्र, राजाशाही वस्त्र पहनने शुरू किए। ये थे अर्जुन देव। किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? इनमें से कौन सी पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने नहीं किया? सब्सिडरी अलायंस का किया, समामेलन का किया, युद्ध का किया, लेकिन धोखेबाजी नहीं की थी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहले, सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में इसकी स्थापना की। हरगोविंद सिंह ने अकाल तख्त की, अमृतसर की किलेबंदी करवाई और सिखों को लड़ाकू बनवाया। दूसरा, हरगोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में कीरतपुर में बिताने पड़े और जहां पर उनकी मौत हो गई। तीसरा है, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था और तथा उन्होंने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की थी। और फोर्थ है आपका, मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई और उनके सही स्थल शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली बनवाया। सारे सही हैं। औरंगजेब जो है वो बहुत ही कट्टर मुस्लिम थे। उन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा हत्याएं की, लोगों की, हिंदू धर्म के लोगों की, बाकी जितने भी धर्म थे उन्होंने कुछ नहीं माना। उन्होंने सिर्फ अपने मुस्लिम धर्म को ही माना, जबरन मुस्लिम भी बनाया गया। और इन्होंने तेग बहादुर की हत्या भी करवाई थी, गुरु तेग बहादुर की, और वहीं पर उनके सही स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा जो कि दिल्ली में है वो भी बनवाया। तो सारे ऑप्शन सही हैं। किस सिख गुरु ने कहा था, सर दाद सिरे दाद न नाद, मैंने सिर कटा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? ये थे तेग बहादुर। किसने मरवाया? औरंगजेब ने। शीशगंज कहाँ पे? दिल्ली में, इन्हीं के द्वारा बनाया गया। किस सिख गुरु को बाकला द बाबा, मतलब बाकला के बाबा कहा जाता है? तो गुरु तेग बहादुर को। सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गोविंद के बारे में क्या सही है? गुरु गोविंद के बारे में, सबसे पहले भाई इन्होंने बचपन के 9 वर्ष अपने पटना में बिताए। मखोवल आनंदपुर में इन्होंने गुरु निर्वाचित किया गया।
1699 में खालसा का आदेश, ये पूछा जाता है और डेट भी पूछी जाती है। सिखों के द्वारा बनाए गए नियम, जो खालसा के नियम दिए थे, मतलब कंघी रखनी है, हथियार रखना है, वो वाली चीज़ें। उन्होंने पाहुल प्रथा, जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृतपान और प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा का आरंभ किया। तो ये सारे यहाँ पे सही रहेंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं क्या क्या है। तो गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं दशम ग्रंथ है, चंडी चरित्र है, विचित्र नाटक है और जफरनामा, सारे हैं यहाँ पे ऑल ऑफ द अबाव। किसने मुखलिशपुर में लोहागढ़ और लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनाया? ये बनाया बंदा बहादुर या फिर वीर बंदा वैरागी बोल सकते हैं। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई थी? तो ये करवाई थी फर्रुखसिंह ने। ठीक है, ये मुगल बादशाह आए थे और इन्होंने बंदा बहादुर की हत्या करवा दी थी। बंदा बहादुर जिन्होंने लोहागढ़ या लोहागढ़ में मजबूत किला बनाया, तो फर्रुखसिंह के कहने पर इनकी हत्या कर दी गई थी। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? खालसा दल की बात करें तो कपूर सिंह ने की थी। नेक्स्ट है रणजीत सिंह 1792 से 1839 ने अपने शासनकाल में बहुत सारे युद्ध लड़े और विजय भी हुए। तो इनको काल के अकॉर्डिंग बताना है। तो सबसे पहले लाहौर, देखो जब तक रणजीत सिंह थे ना, तब तक अंग्रेजों की हिम्मत ही नहीं हुई थी वहां पे जाने की, लेकिन रणजीत सिंह के बाद वहां का साम्राज्य भी डामाडोल हो गया था और फिर अंग्रेजों ने वहां पर पंजाब जो है उस पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। तो लाहौर, पंजाब और सिंध दोनों पर विजय कर ली थी। लाहौर आया, फिर अमृतसर पर विजय की, फिर कांगड़ा पर और फिर कश्मीर पर, ध्यान रखिएगा। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? ये लाहौर के बारे में बात हो रही है। रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के स्वरूप जम जहां नामक तोप की प्राप्ति हुई थी? इस तोप का नाम था जम जमान। तो ये अमृतसर में विजय अभियान के बाद, और अपने आप को महाराज की उपाधि लाहौर की युद्ध जीतने के बाद। रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर पंजाब की जो राजनीतिक राजधानी रही और अमृतसर जो कि धार्मिक राजधानी थी पंजाब की, ये छीने थे? किस मिसल से? ये भंगी से छीने थे। मतलब अमृतसर पर विजय प्राप्त की थी और लाहौर पर विजय प्राप्त की थी, तो भंगी से छीने थे। नेक्स्ट आपको मिलान करना है भाई। अमृतसर की संधि और किससे हुई? लॉर्ड मिंटो से। रोपड़ की संधि विलियम बेंटिक से। त्रिपक्षीय संधि लॉर्ड ऑकलैंड व शाह सूजा से। और अच्छा, तीन ही है, मेरे को लगा एक और ऑप्शन है। अमृतसर की संधि 1809 में हुई, लॉर्ड मिंटो ने संधि की। रोपड़ की संधि 1831 में विलियम बेंटिक ने। त्रिपक्षीय संधि जो आपकी ये 1836 में लॉर्ड ऑकलैंड व शाह सूजा ने। तो ये तीनों यहाँ पे करेक्ट रहेंगे, 1 2 3। नेक्स्ट है रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच अमृतसर की जो संधि हुई 1809 में, किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित किया? ये किया था सतलज। मतलब पंजाब, अच्छा सॉरी, अभी पंजाब हरियाणा ने, सॉरी 1809 में बात हो रही है। सरजी उज्जैन की भी संधि हुई थी 1803 में। तो रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी, तो सतलज नदी को सीमा निर्धारित माना गया था। रणजीत सिंह ने अपना साम्राज्य या राज्य प्रशासन, विशेषतः सेना प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया। ये कौन कौन थे? ये भर्ती हुए थे वंतुरा, अलॉर्ड, कोर्ट गार्डनर और एविटेबल, ये सारे। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे कौन? ये थे आपके रणजीत सिंह। पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के समय पंजाब राजा का शासक कौन था? पंजाब राज्य का जब फर्स्ट एंगल सिख वॉर हुआ तो ये थे दिलीप सिंह। नेक्स्ट है, ये मिलान करना है आपको। लाहौर की संधि हुई 1846 में, भैरवोल की संधि हुई 1849 में, पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय हो गया 1846 में, ऐसे आएगा। तो लाहौर की संधि 1846, भैरववाल की संधि 1849 और पंजाब का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय हो गया था 1846, 132 आएगा। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 अंग्रेजी राज्य में किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलनब्रो और उस टाइम पे सिंध राज्य को मिला लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा 1843 में। लॉर्ड एलनब्रो गवर्नर जनरल थे। सिंध विजय का श्रेय किसको जाता है? सिंध के ऊपर जो विजय प्राप्त हुई अंग्रेजों की, तो उसका श्रेय जाता है सर चार्ल्स नेपियर को। वेलेस्ली की सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार करने वाले राज्य, सबसे पहला राज्य हैदराबाद, उसके बाद मैसूर ने की, उसके बाद तंजौर ने, फिर अवध ने और फिर आपके पूना के पेशवा ने। सब्सिडरी अलायंस, और जो आपको पता है हड़प की नीति, वो तो ये सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि, हड़प की नीति जो आपकी डलहौजी के द्वारा थी। और जो कुशासन के उसमें भी ये क्या करते थे, राज्यों को हड़प लेते थे, अपने में मिला लेते,
वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार सबसे पहले की हैदराबाद ने, फिर मैसूर आया, कर्नाटका, मैसूर कर्नाटका में है, फिर तंजौर आया, फिर अवध आया और फिर पूना के पेशवा आए। ऐसे ही क्रम रहेगा, 1 2 3 4 5। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्य को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है, ये थे लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि के संदर्भ में ये किसने बोला, स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया था जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी थी, तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। भारत में सहायक संधि के जन्मदाता कौन है, ये थे डुप्ले। आविष्कारक या जन्मदाता डुप्ले रहे। सहायक संधि को सुनिश्चित तरीके से स्वरूप दिया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। ध्यान रखिएगा, हड़प की नीति आपकी वो थी डलहौजी के द्वारा। सहायक संधि का नींव रखी जन्मदाता तो डुप्ले हैं और सुनिश्चित तरीके से लागू किया लॉर्ड वेलेस्ली ने। नेक्स्ट है यहाँ पे, ये आपको मिलान करना है। देखिए, पिंडारियों का दमन किसके द्वारा, लॉर्ड हेस्टिंग। फर्स्ट एंग्लो ब्रह्मा या म्यांमार वॉर, ये आपका लॉर्ड एमसहर्ट ने। ठगों का दमन किया विलियम बेंटिक ने। मैकाले का शिक्षा नीति प्रस्ताव, लॉर्ड मैकाले 1835 आई थिंक, क्या चाहते थे, अंग्रेजी जो है उच्च स्तर पर पढ़ाई की भाषा होनी चाहिए थी, बस ये अंग्रेजी को ही पसंद करते थे और ये कहते थे कि भारत का पूरा जो पुस्तकालय है हमारे लाइब्रेरी में रखे किसी एक बॉक्स के बराबर है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अंग्रेजी भाषा को इन्होंने मीडियम बनाना चाहा। तो पिंडारियों का दमन किया लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। फर्स्ट एंग्लो ब्रह्मा जो वॉर हुआ लॉर्ड हैमस्ट्रम के द्वारा। ठगों का दमन विलियम बेंटिक के द्वारा और मैकाले का शिक्षा नीति प्रस्ताव विलियम बेंटिक के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे मिलान करना है, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त किया लॉर्ड डलहौजी ने। प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। पहला एंगल सिख युद्ध लॉर्ड हॉर्डिंग ने। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट, ये चार्ल्स मैटकॉफ। याद रखिएगा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट, ये चार्ल्स मैटकॉफ के द्वारा। गोद प्रथा पर प्रतिबंधित, अब देखो हड़प की नीति की बात कर रहा है लॉर्ड डलहौजी, इसमें क्या बोला गया कि अगर राजा का कोई अपना बेटा नहीं होगा ना, अपनी संतान नहीं होगी तो गोद नहीं ले सकता और उसको भाई शासन पे नहीं बैठा सकता, उसको उत्तराधिकारी नहीं बना सकता। जबकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने गोद लिया हुआ उनका दत्तक पुत्र था और उसको बैठाना चाहते थे, तो इन्होंने हड़प लिया था। सबसे पहला हड़पा जाने वाला जो राज्य था वो सतारा था यहाँ पे, ठीक है। और बाद में अवध को इन्होंने कुशासन के आरोप में हड़पा था। तो वो गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया कि गोद लेना ही नहीं है और ये गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के जब्ती का सिद्धांत, गोद पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले, देखो आ गया क्वेश्चन, तो यहाँ पर पूछा है कि कौन कौन से जो राज्य हैं उनको किस क्रम से लगाएं। सतापुर, देखो डलहौजी के द्वारा जो हड़पे गए, जो जब्ती का सिद्धांत कह लो, हड़प की नीति कह लो, गोद प्रथा पर प्रतिबंध का शिकार कौन कौन से राज्य हुए। सबसे पहले इन्होंने सतारा को हड़पा था, फिर आपका संबलपुर और जैतपुर को, फिर बगाट को, फिर आपका उदयपुर को, फिर झांसी को और फिर नागपुर को। अवध को तो इन्होंने बाद में कुशासन के आरोप में हड़पा था, ठीक है। तो सतारा, संबलपुर और जैतपुर, बगाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर। नेक्स्ट यहाँ पे मिलान करना है आपको। सुगौली की संधि कब हुई, सुगौली की जो संधि हुई वो हुई 1824 से 1826 में। पहला प्रथम आंगल ब्रह्मा जो युद्ध हुआ ये हुआ 1816 में। द्वितीय आंगल ब्रह्मा युद्ध हुआ ये 1852 में और तृतीय आंगल ब्रह्मा युद्ध हुआ ये आपका 1885 से 86 में। तो ध्यान रखिए, सुगौली की संधि 1824 से 26, जो आपका प्रथम आंगल ब्रह्मा युद्ध 1816, द्वितीय हुआ 1852 और तृतीय हुआ 1885 से 86 में। नेक्स्ट है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, ये बात सही है। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, या ये बात सही है। तो ध्यान रखिएगा, विलियम बेंटिक जब आए थे तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल की पोस्ट को लाया गया था और ये पहले क्या रहे थे, पहले गवर्नर जनरल थे। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी, कहाँ थी, तो लाहौर थी। और इसी पर विजय करने के बाद इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी। निम्न में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था। एक तो कमजोर थे मुगल सम्राट, या फिर उत्तर पश्चिम सीमांत में मजबूत रक्षा का भाव था, दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी थी, या फिर आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया था। ऑब्वियसली तो ये कारण नहीं था, बाकी सारे कारण थे सैन्य अभियान की सफलता के। नेक्स्ट है, केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में बताइए कौन सा सत्य नहीं है। केरल में जो राजा थे मार्तंड, उनका
कौन सा यहाँ पे सेंटेंस सत्य नहीं। उन्होंने ट्रैवनकोर पर शासन किया, उन्होंने सामंतों का दमन किया, मजबूत आधुनिक सेना संगठित की, शांति बनाने के लिए कभी भी इन्होंने यूरोपीय अधिकारियों को रिश्वत नहीं दी। ठीक है, तो राजा मार्तंड के द्वारा ट्रैवनकोर पर शासन हुआ, सामंतों का दमन हुआ और मजबूत आधुनिक सेना भी गठित की गई। राज्य अपहरण जो आपकी हड़प नीति है, इसके बारे में क्या सही है? इसने भारतीय शासकों को कोई उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं दी। शासक की मृत्यु के बाद इसने गोद लिए गए उत्तराधिकारी को शासन करने की अनुमति नहीं दी। किसी शासक की मृत्यु हो जाने के बाद इसे भारतीय राज्य का समामेलन अनिवार्य बना दिया, या फिर इसने भारतीय राज्य का समामेलन अनिवार्य बना दिया यदि उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश प्रधान द्वारा अनुमोदित न हुआ हो। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा कि इसने भारतीय राज्य, ये वही है हड़प वाली नीति, जब्ती नीति या जब्ती सिद्धांत। तो समामेलन मतलब अपने में मिला लेंगे अंग्रेज उस राज्य को, यदि उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न हुआ हो। ठीक है, मतलब जब तक ब्रिटिश लोग नहीं कह देते और आपने गोद ले लिया पुत्र और उसको उत्तराधिकारी बना दिया, ऐसा नहीं होगा। जो पहला एंग्लो मैसूर वॉर था 1767 से 69, इसमें जीते थे हैदर अली। ठीक है, सेकंड के टाइम पे आपके कौन आए थे? टीपू सुल्तान। नेक्स्ट है प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल के नवाब कौन थे? प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला के साथ, अंग्रेज जीत गए थे, मीर कासिम को बैठा दिया था, सॉरी मीर जफर को, लेकिन मीर जफर भी दुखी हो गया था, फिर उसको हटा के मीर कासिम को बैठा दिया था। कासिम बिल्कुल डरता नहीं था अंग्रेजों से। तो ये थे 171 क्वेश्चन, मैं आपको आंसर की भी दे रही हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ये 16 चैप्टर हो गए हैं। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।